अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जावा के कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर से ही रिलेटेड आपके पास मेथड्स क्रिएट होते हैं जावा में, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग से आपको क्या समझ आ रहा है? एक ही चीज़ आपने बार बार कॉल की हुई है, किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देना और उसकी लिमिट से ज़्यादा डाटा जो है वो उसको प्रोवाइड कर देना। अब ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग में ये होता है कि आपका जो मेथड होता है, एक ही मेथड, फॉर एग्जांपल एडिशन का मेथड है, वो आपने 4 दफ़ा जो है वो एक ही क्लास में कॉल कर लिया, ये क्या है, मेथड ओवरलोड हो गया। सिमिलर मेथड ही बार बार कॉल कर लिया। सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है मेथड ओवरलोडिंग में? आपने एडिशन का 4 दफ़ा मेथड क्रिएट किया, पहले वाले मेथड में आपने 2 वेरिएबल्स पास किए, इंट ए प्लस इंट बी। दूसरे वाले मेथड में आपने इंट ए प्लस इंट बी प्लस इंट सी 3 वेरिएबल पास कर दिए। तीसरे वाले मेथड में आपने इंट ए प्लस इंट बी प्लस इंट सी प्लस इंट डी 4 वेरिएबल पास करा दिए। अब हुआ क्या कि सेम ही मेथड है आपका एडिशन का, जिसपे आपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट कर दिए हैं, या जो उनकी डाटा टाइप्स थी, फॉर एग्जांपल पहले इंटीजर डाटा टाइप का इंट ए और बी पास कराया था, और दूसरी दफ़ा जो आपने एडिशन का मेथड बनाया उसमें आपने लिख दिया डबल ए प्लस डबल बी, डबल डाटा टाइप के साथ आपने क्या किया, वो मेथड कॉल कर लिया। ये भी क्या हुई, मेथड ओवरलोडिंग। यानी कि मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने एक क्लास के अंदर सेम नेम से 2 या 2 से ज़्यादा मेथड बना लिए। अब वो जो 2 या 2 से ज़्यादा मेथड बनाए, उनमें 2 फर्दर चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हर मेथड के डिफरेंट हों। अगर ये नहीं करना तो आर्ग्यूमेंट सेम हों तो उनकी रिटर्न टाइप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट मेथड ओवरलोडिंग। होता क्या है, कैन 2 मेथड्स इन दिस क्लास हैविंग द सेम नेम, क्या एक क्लास के अंदर 2 मेथड हों और वो दोनों के सेम नाम हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अगर ऐसा हो कि किसी क्लास के अंदर 2 मेथड्स हैं और दोनों के सेम नेम है, तो वो क्या होता है, हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग हो जाता है। यही लिखा हुआ है, 2 मेथड्स इन अ क्लास कैन हैविंग द सेम नेम। हो सकता है, मगर उसके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे टेक डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या तो उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हों, या द टाइप ऑफ एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट, या तो दोनों के आर्ग्यूमेंट, यानी कि अगर आपने आर्ग्यूमेंट इंट ए पास किया है पहले मेथड में और दूसरे में आपने इंट बी पास किया है, इस पहले मेथड में इंट ए और इंट बी 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तो दूसरा जो आप मेथड क्रिएट करेंगे उसमें या तो इसमें से इंट की डाटा टाइप डबल हो या फ्लोट हो या कुछ हो, इन दोनों में से किसी एक की डाटा टाइप फ़र्क हो, या फिर ऐसा हो कि मेथड में एक और वेरिएबल इंट सी भी आपने इंट्रोड्यूस कराया हो। दिस इज़ कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। वाई दिस इज़ यूजफुल? ये इसलिए यूजफुल है कि जब भी हमारे पास प्रोग्रामर्स जो होते हैं या डेवलपर्स जो होते हैं वो डिफरेंट नेम से मेथड क्रिएट करते हैं, तो कंपाइलर के लिए समझना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक मेथड क्रिएट किया है इंट ए, पब्लिक स्टैटिक मेथड ए, और उसके अंदर 2 वेरिएबल पास कर दी, इंट ए एंड इंट बी। फिर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक मेथड बी और उसके अंदर भी 2 वेरिएबल पास कर दिए, इंट ए और इंट बी। अब कंपाइलर के लिए दोनों मेथड में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि इंट ए मेथड ए से उठाना या मेथड बी से। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आपने सिमिलर काम करना है मगर सिर्फ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज करने हैं, तो आप क्या करें, मेथड ओवरलोडिंग कर लें। The compiler does not consider the return type when differentiating the method। तो कंपाइलर जो होता है वो जब भी डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है मेथड को, तो वो कभी भी रिटर्न टाइप को कंसीडर नहीं करता। We cannot declare 2 methods with the same signature if they having the different return type। हम 2 मेथड जो हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते, उनकी अगर हम जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट रख दें, क्योंकि कंपाइलर जो है वो रिटर्न टाइप पे डिफ्रेंशिएट नहीं करता। यहाँ पर हमने 2 मेथड क्रिएट किए हुए, पब्लिक इंट काउंट रोज, पब्लिक स्ट्रिंग काउंट रोज, और दोनों के अंदर जो है एक ही वेरिएबल पास किया हुआ इंट नंबर का। अब कंपाइलर के लिए डिफ्रेंशिएट करना कौन सा मुश्किल टास्क है, बहुत ज़्यादा, कि कौन से वाले मेथड से, स्ट्रिंग वाले से या इंट वाले से नंबर ऑफ रोज को गेट करना है। कंपाइलर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए मेथड ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ी थी, जिसमें हमने क्या करना होता है, जो आर्ग्यूमेंट पासिंग है, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे, जिस तरह पहले में 1 आर्ग्यूमेंट है, दूसरे मेथड में 2 आर्ग्यूमेंट है, या ये डिफरेंट हो, या इन आर्ग्यूमेंट्स की डाटा टाइप, यानी कि आपने यहाँ पर क्या लिखा हो, varchar या डबल स्ट्रिंग लिखा हो और इंट ऑफसेट लिखा हो, ये आपके पास क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग होती है। तो कंपाइलर को आप समझ आएगी
कि अगर स्ट्रिंग की एक वैल्यू आई है तो वो इस वाले मेथड प्रिंट स्ट्रिंग के लिए है, और अगर तो उसके साथ कोई ऑफसेट की भी वैल्यू आई है तो ये जो सेकंड मेथड प्रिंट स्ट्रिंग है इसके लिए आई है। ये मेथड ओवरलोडिंग है। एग्जाम्पल दी हुई है कि क्या होती है मेथड ओवरलोडिंग। आपके पास एक क्लास क्रिएट किया हमने, किस क्या नाम रखा उस क्लास का, मेन क्लास। उसके अंदर सबसे पहला जो एक मेथड बनाया वो प्रिंट का मेथड बनाया और उसके अंदर एक ही वेरिएबल पास किया। सही है, पब्लिक वॉइड प्रिंट। क्या वेरिएबल पास हुआ, एक वेरिएबल पास हुआ इंटीजर डाटा टाइप का, और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और वेरिएबल का नाम है इंट। करेगा क्या, सिर्फ एक आउटपुट में एक लाइन प्रिंट करेगा जो भी आपने यहाँ पर एक ही वैल्यू पास की होगी। ठीक है, पब्लिक वॉइड प्रिंट का ही हमने एक और मेथड बनाया। अब इसकी देखो, वेरिएबल ए पास किया मगर डाटा टाइप चेंज है, इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग है। ये क्या है, मेथड ओवरलोडिंग है। मेथड ओवरलोडिंग की कंडीशन यही थी कि आपके मेथड का जो नाम है वो सेम हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है या तो वो डिफरेंट हो, यानी कि एक में एक हो और दूसरे में दो हो, और अगर नहीं आप आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कर सकते यानी दोनों को एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आप क्या करें, एटलीस्ट एक किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट की डाटा टाइप बदल दें, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, मेथड ओवरलोडिंग हो जाता है। ओके, इसी तरह एक और हमें एग्जांपल दी हुई है कि हमने बनाई हुई है क्लास डाटा आर्टिस्ट की क्लास बनाई हुई है। उसमें हमने ड्रॉ का मेथड 4 दफ़ा बनाया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और 4 दफ़ा। अब पहली दफ़ा जब आपने ड्रॉ का मेथड बनाया उसमें आपने एक ही वेरिएबल पास कराया एस और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। दूसरी दफ़ा भी आपने एक ही वेरिएबल पास कराया मगर उसकी डाटा टाइप क्या कर दी है, चेंज आई कर दी है। तीसरी दफ़ा भी आपने एक ही वेरिएबल पास कराया और उसकी डाटा टाइप क्या कर दी है, डबल। मगर चौथी दफ़ा आपने क्या किया, इस ड्रॉ के मेथड में 2 वेरिएबल पास करा दिए, एक इंटीजर डाटा टाइप आई और एक डबल की फ्लोट वैल्यू। ये सारी की सारी क्या है, मेथड ओवरलोडिंग है। या तो मेथड के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो, जिस तरह इसमें एक है और इसमें 2 हैं, या फिर अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम लिखने हैं आपने तो उनकी डाटा टाइप देखें आप हर एक में डिफरेंट है। दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। ओके, The compiler treats the method overloading as completely different method। कंपाइलर जो है जब आप मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो हर एक मेथड को यानी ये वाले मूव को और ये वाले मूव को डिफरेंट मेथड ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। आप देख रहे हैं सेकंड वाले मूव में सिर्फ एक वेरिएबल है पॉइंट का p और फर्स्ट वाले वेरिएबल में मेथड में 2 वेरिएबल्स हैं। द कंपाइलर्स नो विच वन टू कॉल बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ द पैरामीटर पास टू द मेथड। आप कंपाइलर को कैसे पता लगता है कि कितने नंबर और किस टाइप का आर्ग्यूमेंट मेरे पास आए तो मैंने जो कॉल है वो किस मेथड को इसमें से करनी है। ओके, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया सर्कल और उसको वैल्यू पास किए 5। अब ये जो वैल्यू हमने 5 पास की है ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये किसकी है, बाय डिफ़ॉल्ट किसी कंस्ट्रक्टर की है। ओके, सर्कल डॉट मूव ये वाली लाइन जो है ये किसी सर्कल को इनिशियलाइज करने के लिए है कंस्ट्रक्टर को। अब आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज करा देगी। यहाँ पर फिर हम 5 नहीं लिखेंगे, एम्प्टी कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा। अगर तो हमने यहाँ वैल्यू 5 पास की, इसका क्या मतलब, इस क्लास के अंदर हमने एक सर्कल का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया हुआ था और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिया। अब इस सर्कल के ऑब्जेक्ट से सर्कल डॉट मूव का फंक्शन आपने कॉल किया है और मूव में आपने 2 वेरिएबल पास किए, 50 और 100। इस लाइन ने हमें ये बता दिया है कि जो मेथड एग्जीक्यूट करना है वो कौन सा करना है, ये फर्स्ट वन वाला करना है। कैसे हमें पता लगा, क्योंकि हमें पता था हमारा जो मूव का फर्स्ट मेथड था उसमें 2 वेरिएबल पास होने थे और दोनों इंटीजर डाटा टाइप के होने थे, इसलिए यहाँ पर हमें 50 और 100 से पता लगे ये दोनों इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल पास करने तो हमने ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करना। कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर जो भी आपने लिखा हुआ कोडिंग इस बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट देखें आपने क्या किया, पॉइंट सर्कल इज इक्वल्स टू न्यू पॉइंट 50 और 100। ये पॉइंट का जो भी आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था उसको 2 वेरिएबल्स पास कर दिए, उस कंस्ट्रक्टर के पास चला गया। उसके बाद आपने इस सर्कल वाले ऑब्जेक्ट से मूव का मेथड कॉल किया और उसको एक ही वैल्यू पास की, सिर्फ सेंटर की। जो भी आपके पास यहाँ की सेंटर की वैल्यू होगी वो इस सिंगल वैल्यू किसके पास आ जाएगी, पॉइंट p के पास आ जाएगी और इसकी बॉडी में जो होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग। ऐसा ही है कि एक मेथड को हमने बार बार कॉल कर लिया, उसके या तो पैरामीटर्स चेंज कर दिए या उन पैरामीटर्स की डाटा टाइप चेंज कर दी तो वो मेरे पास क्या बन गया, मेथड ओवरलोडिंग।
इसी तरह हमारे पास एक क्लास के अंदर, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं और वो कंस्ट्रक्टर जो हैं उनको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। यानी कि क्लास का नाम है सर्कल, तो सर्कल के 3 कंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, मगर उनकी भी कंडीशंस है। इफ़ अ क्लास हैज़ मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर दे मस्ट हैव द डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्गुमेंट। कि जब भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है ना, तो उसके अंदर जितने आपने आर्ग्यूमेंट पास कराए होते हैं, एक तो उनके नंबर भी डिफरेंट होने चाहिए और डाटा टाइप भी उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। इस एग्जांपल को गौर से देखो, आपको समझ आ जाएगी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन। किसकी हमने क्लास बनाई हुई है, फ्रैक्शन की। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया फ्रैक्शन का, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया। एक और हमने कंस्ट्रक्टर बनाया फ्रैक्शन का, उसके हमने आर्ग्यूमेंट 1 पास करा दिया। एक और हमने कंस्ट्रक्टर का बनाया फ्रैक्शन का, उसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास करा दिया। अब ये क्या है, डेफिनेशन किसकी है, कंस्ट्रक्टर की। कि जब भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है तो उसके अंदर ये जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो हर कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट होने चाहिए, या हर कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट की डाटा टाइप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर। आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, उससे ही अगर आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो किस तरह होता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास कैन कॉल ईच अदर यूजिंग द कीवर्ड दिस। जब भी आपने एक क्लास के कंस्ट्रक्टर से, सपोज इस वाले कंस्ट्रक्टर से इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो आपने कौन सा कीवर्ड यूज कर लेना है, दिस। एक फ्रैक्शन की क्लास है, उसके अंदर हमने कौन सा वेरिएबल एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है फ्रैक्शन का, और एक ही वैल्यू उसको पास की हुई है, इंट n। अब दिस का कीवर्ड क्या करेगा, ये जो है फ्रैक्शन की कॉल को ही, यानी कि जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर लेगा, और उस कंस्ट्रक्टर के पास कौन से आर्ग्यूमेंट होंगे, 2। और मुझे पता है ये जो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर है इसी के पास 2 आर्ग्यूमेंट है, तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, इस लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर के पास। उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू दे देगा और उन दोनों को रिड्यूस करके जो भी रिजल्ट है मैथ का फंक्शन वो क्रिएट कर लेगा। सेम वही स्फीयर की एग्जांपल दी हुई है जो हम लेक्चर नंबर 1 से कवर करते आ रहे हैं। हमने क्या किया, स्फीयर की क्लास बनाई है और सबसे पहले स्फीयर का कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया और उसमें रेडियस की वैल्यू दी है 1 और काउंट की वैल्यू में कर दिया इंक्रीमेंट। एक और हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसको हमने 3 वेरिएबल्स दे दिए, एक्स वाई एंड जेड। थर्ड हमने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसमें हमने रेडियस भी दे दिया और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी दे दी। बाकी यहाँ पर जितना भी कोड है जो हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं वो है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए बताया गया है सिंपली कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है और मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। कि जिस तरह हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, सेम उसी तरह ही हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। जिस तरह मेथड के लिए हमारे पास पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए या उनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, सेम वैसे ही कंस्ट्रक्टर के लिए भी हमारे पास रिटर्न टाइप डिफरेंट होनी चाहिए या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अब एक ओवरलोडिंग डेमो की एक हमने क्लास बनाई है जिसमें वॉइड टेस्ट का हमने एक मेथड बनाया है। वो सिर्फ पैरामीटर्स पास करा रहा है, वो दिखाएगा कि कोई भी पैरामीटर भी सिस्टम के पास नहीं है। देन एक और हमने मेथड बनाया टेस्ट का, उसके पास वेरिएबल रखा है इंटीजर a का जो कि एक ही वैल्यू प्रिंट करा देगा। थर्ड एक और हमने मेथड बनाया टेस्ट का, उसमें हमने 2 वेरिएबल पास करा दी, इंटीजर a और इंटीजर b, जो कि क्या करेगा, इंटीजर a और इंटीजर b का रिजल्ट शो करेगा। फोर्थ हमने एक और मेथड पास करा दिया, उसकी डाटा टाइप डबल a वेरिएबल रख लिया, जो कि पहले हमने इंटीजर रखा था और यहाँ पर भी डाटा टाइप डिफरेंट कर दिया। ये क्या करेगा, डबल में जो एक ही वैल्यू आएगी वो प्रिंट करा देगा। ये सब अब क्या है, मेथड ओवरलोडिंग है। क्यों, क्योंकि ये देखो क्लास के नाम से गेट नहीं हो रहा, मेथड ओवरलोड हो रहा है। हर मेथड की पैरामीटर्स डिफरेंट हैं और अगर तो ये जिस तरह इंट है पैरामीटर सेम रखना है तो इसकी रिटर्न टाइप जो है वो एटलीस्ट डिफरेंट हो। अब इसको कॉल करने के लिए मैं क्लास क्रिएट करी ओवरलोड की, उसमें मेन मेथड मैंने कॉल किया है, मेथड ओवरलोड डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OB, और इस OB के ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया है, पहला का मेथड टेस्ट का 0 आर्ग्यूमेंट वाला भी कॉल कर लिया है, फिर सिंगल आर्ग्यूमेंट भी वाला कॉल कर लिया, फिर डबल आर्ग्यूमेंट वाला भी कवर कर लिया और फिर लास्ट जो है वो थर्ड आर्ग्यूमेंट वाला भी कॉल कर लिया। ये आप एज इट इज़ इस कोड को नेटबीन्स पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेथड किस तरह ओवरलोड हो रहा है, और 1 बाय 1 हर मेथड को कॉल करके आपको रिजल्ट मिलेगा कि हर मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हमारे पास रिजल्ट आया है। ये काम कैसे करता है, रिकर्जन की तरह ही सेम काम करता है। रिकर्जन क्या होती है, हमें ये पता है कि रिकर्जन में
हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं और उसको मल्टीपल टाइम कॉल करी जाते हैं, बजाय इसके कि हम 1000 टाइम्स वही लाइन ऑफ कोड जो है वो राइट करें। हम एक दफ़ा कोड लिख के एक रिकर्सिव फाइल क्रिएट कर देते हैं और उस रिकर्सिव फाइल में से बार बार डाटा जो है वो गेट होता जाता है। अ मेथड दैट कॉल इटसेल्फ इज डिस्क्राइब एज अ रिकर्सिव मेथड। यही हमें पता है, मेथड जब खुद ही खुद को कॉल करता है तो वो कौन सा मेथड बन जाता है, रिकर्सिव मेथड बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। Okay, you can also have indirect recursion where a method A calls the method B which in turn call the method C। ये indirect भी recursion हो सकती है जहाँ आप A B को कॉल करे, B A को कॉल करे और वापस B जो है A जो है वो C को भी कर ले। ये क्या होती है, हमारे पास indirect recursion होती है। Clearly you must include some logic in the recursive method so that it will eventually stop calling itself if the process is not continue इंडेफिनेटली। हमेशा जब भी आपने रिकर्सिव फंक्शन बनाता है उसमें आपने एक बेस केस रखना होता है, यानी आपने कंडीशन बतानी होती है कि इस कंडीशन पे जब मेरा कोड रीच कर जाए उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए और वो चलता ही रहे। जैसे कि आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपने बेस केस ये बताया होता है कि जब ही 2⁻0 पे पहुँचेगा मेरा फैक्टोरियल या 2⁻1 पे पहुँचेगा तो वो वैल्यू 2 ही रह जाएगी और वो ही मेरी लास्ट वैल्यू। उसके बाद फर्दर आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी किसी वैल्यू के पास, या 2⁻0 पावर में पहुंच जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रिजल्ट रिटर्न करें। ये भी मेरे पास क्या है, बेस केस है रिकर्सिव के लिए, जहाँ पर आपने स्क्वायर रूट जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। ये रिकर्सिव मेथड है। अब रिकर्जन की एग्जांपल दी हुई है कि आप रिकर्जन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इंटीजर्स की पावर कैलकुलेट करनी है तो आप रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। आपने फैक्टोरियल गेट करना है तो आप रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। आपने फेबिनोकी सीरीज गेट करनी है तो आप रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई, यू कैन कैलकुलेट 2⁻4 as 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यू कैन गेट 2⁻3 बाय मल्टीप्लाइंग बाई 2⁻1। यही एग्जाम्पल दी हुई है कि 2 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करें या 2⁻3 करें, या फिर 2 इंटू 2⁻4 आप 2 करें, देन 2 इंटू 2⁻4 आप 1 करें, या सिंपली आप क्या करें 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा रिकर्जन का। एग्जाम्पल दी हुई है एक रिकर्सिव मेथड की। आपने क्या किया है, पावर कैलकुलेट करनी है। क्लास इसलिए हमने किसकी बनाई, पावर कैलकुलेशन की। मेन मेथड स्टार्ट कर दिया, डबल की वैल्यू रख दी 5, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू दी पावर का फंक्शन कॉल किया x, 4 कि x की पावर 4 करें तो क्या वैल्यू आएगी 5, 0 और -2 करेंगे तो क्या 1 बाई 1 वैल्यू आएगी। ये जो पावर का फंक्शन है इसमें मैंने एक वैल्यू पास की x और डबल वो n नंबर पास कर दिया जो भी आप उसकी पावर लेना चाहते हैं। अगर n जो है वो 1 से बड़ा है तो रिटर्न करो x मल्टीप्लाई बाई पावर x n -1 और रिकर्सिव कॉल जनरेट करते जाओ एल्स इफ n इज इक्वल टू लेस देन 0। ये सिंपली फंक्शन क्या कैलकुलेट करा है, x की पावर 5 के साथ वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे रहा है। ये कोड एज इट इज़ आप रन करेंगे अपने सिस्टम पे तो आपको दे देगा रिजल्ट। इस तरह हमारे पास रिकर्जन जो है वो गेट होगी। और किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगी तो वो मुझसे लेक्चर के एंड में या जो भी आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको इस किस्म के आउटपुट दिखाएगा। 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625, 7.5 टू द पावर 5 ये वैल्यू आएगी। 7 टू द पावर 5 की 0 वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू आएगी। 10 टू द पावर -2 की वैल्यू देंगे तो ये आपके पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये कोड आप एज इट इज़ उठा के नेटबीन पे एग्जीक्यूट करें तो आपको समझ आ जाएगी कि रिकर्जन का कोड क्या कर रहा है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। ओके, इसमें आप ये जो पावर का फंक्शन है ये समझाने के सिर्फ मकसद ये है कि ये जो पावर वाला फंक्शन है ये आपका बार बार रिकर्सिव कॉल में गेट हो रहा है आपके सिस्टम के मेन मेथड में। रिकर्जन होती ही ये है कि आपने जो एक मेथड क्रिएट कर लिया होता है उसको 100 टाइम्स या 1000 टाइम जितने टाइम आप गेट करना चाहें वो आप इसको सिस्टम में गेट कर लेते हैं। हमने पावर का फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल किया अपने कोड में, 4 दफ़ा हमने उसे एक फंक्शन को कॉल कर लिया। This call cascades down through the 4 levels until the value of n is such that it allows the value to be returned. The return values ripple up through the level until you are eventually get back at the 6 to 5 and return to the original calling point. क्या कह रहा है कि जब भी कंडीशन n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगी उसके बाद आपका कंट्रोल जो है वो एल्स पे आ जाएगा और जो बेस केस है वो रिकर्जन का रन हो जाएगा। अब जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसमें आपने क्या करना है, आज के लेक्चर के बाद आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है जो कोड मैंने आपको इसी स्लाइड में दिया है ओवरलोड का एंड ओवरलोड डेमो की क्लास को। ये पीछे जो स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ओवरलोड और ओवर डेमो का कोड जो है ये आपने एग्जीक्यूट करना है। दिस वन सॉरी
ये वाला, ये दोनों आपने स्लाइड एग्जीक्यूट करनी है और इनकी आउटपुट जो है वो मुझे डिस्प्ले करानी है कि इनकी क्या आउटपुट आ रही है हमारे पास। और सेकंड टास्क आपका है, आपने क्या करनी है, ये जो टास्क है पहले ये एग्जीक्यूट कर लिया, जो भी कोड मैंने लिख के दिया वो एज इट इज़ कोड आपने रन कर लेना है। उसके बाद आपने अपना एक कोड लिखना है जिसमें आपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डेमो को ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग मेथड एंड ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू गेट करना है, जिसमें एम्प्लॉय की क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर बनाने, एक एम्प्लॉय की क्लास का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाना है, दूसरा आपने 3 वेरिएबल्स की जिनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग, इंट और डबल हो उसकी बनानी है, थर्ड आपने एम्प्लॉय का 2 वेरिएबल्स का कंस्ट्रक्टर बनाना है, 2 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाने हैं और इनिशियलाइज करने हैं और इन कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और इस कोड को कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना और मुझे वर्ड की फाइल असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट करानी। उसकी डेट मैं आपके सीआर को बता दूंगी, वो आपको फर्दर कम्युनिकेट कर देंगे कि किस दिन आपने मुझे लैब मैनुअल लास्ट जो है वो सबमिट कराना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है आज का लेक्चर हमने कवर किया और या आप मुझे नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि किस तरह मेथड ओवरलोडिंग होती है और किस तरह मेथड और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। और आपके असाइनमेंट जो है उसकी मार्किंग होगी बेटे, आपके सेशनल के जो 20 मार्क्स हैं वही आपके असाइनमेंट होंगे और कॉपीड असाइनमेंट विल बी ग्रेडेड एट 0। अगर किसी भी बच्चे ने मुझे किसी भी दूसरे स्टूडेंट की असाइनमेंट कॉपीड दी तो उसके 0 मार्क्स होंगे और वो फाइनलाइज मार्क्स होंगे, कोई भी मेकअप आपकी असाइनमेंट नहीं होगी। इसलिए ये सोच के कॉपी कीजिएगा कि जब टीचर आपकी असाइनमेंट चेक करने लगता है तो उसको पता लग जाता है कि असाइनमेंट किसने किसकी कॉपी की हुई है और वो जिसने कॉपी करवाने के लिए अपना कोड दिया होगा उसके तो डेफिनेटली 0 होंगे। इन केस कि अगर वो बच्चा जिसने कॉपी की है उसका नहीं पता लगता, वो बच जाता किसी तरह टीचर की नज़रों से या टीचर नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकता, तो जिसने दी हुई है ना उसका पता लग जाता है कि किसने असाइनमेंट दी है तो उसके 0 मार्क्स लगेंगे।